रहे जी? हम लोग क्या हेडिंग लिखवाए थे? उदासीन लिखना है हाँ। और उत्तम मध्यम अधम लिखा गया था। हाँ, उदासीन लिखना है ना। चलिए। जी। उदासीन उदासीन के लक्षण। उदासीन के लक्षण। गुण साम्य में कृषि कार्य। गुण साम्य कृषि कार्य। गुण साम्य में कृषि कार्य। वाणिज्य पशुओं की सेवा में। पशुओं की सेवा में। गुरुदेव पुनः बोल दीजिए। गुण साम्य में कृषि कार्य। वाणिज्य पशुओं की सेवा में। पटु तथा सत्य। पटु तथा सत्य या असत्य भाषण करना ये स्वभाव होते हैं। ये स्वभाव होते हैं। गुण साम्य में कृषि कार्य। पशुओं की सेवा में पटु तथा सत्य या असत्य भाषण करना ये स्वभाव होते हैं। ये स्वभाव होते हैं। दूसरी लाइन में लिखिए। इस प्रकार लक्षणों को देख प्रकार के लक्षणों को देखकर ही। इस प्रकार के लक्षणों को देखकर ही इस प्रकार लक्षणों देखकर उत्तम मध्यम अधम और उदासीन प्रकृति। उत्तम मध्यम और उदासीन प्रवृत्ति के अनुसार इस प्रकार लक्षणों को देखकर ही उत्तम मध्यम अधम और उदासीन प्रवृत्ति के अनुसार समझना चाहिए। समझना चाहिए तथा तदनुसार उसी कार्य में संलग्न रहना चाहिए। तथा तदनुसार उसी कार्य में संलग्न करना चाहिए।
नीचे की लाइन में लिखिए त्रिगुणों में से दो गुण प्रबल रहे तो, त्रिगुणों में से दो गुण प्रबल रहे तो त्रिगुणों में से दो गुण प्रबल रहे तो उसकी प्रबलता अन्यथा अन्यथा कोष्टक में लिख लीजिए बल दो से अधिक नहीं रहे तो, बल दो से अधिक नहीं रहे तो कोष्टक बंद गुण साम्य होता है। गुण साम्य होता है। गुण साम्य का मतलब होता है समानता, सामान्य गुण या समानता। हो गया। अगली हेडिंग लिखिए गुण प्रयोजन। गुण प्रयोजन। स्वामी सेवक एवं स्त्री पुरुष में यदि समान गुण हो, स्वामी सेवक एवं स्त्री पुरुष में यदि समान गुण, पुस्तक में लिख लीजिए स्वभाव स्वरूप आदि। समान गुण कोष्टक में लिख लीजिए स्वभाव स्वरूप आदि हो तो प्रेम स्नेह होता है। प्रेम स्नेह होता है। दूसरी लाइन में लिखिए पूर्वोक्त चार प्रकार के मनुष्यों में यदि, पूर्वोक्त चार प्रकार के मनुष्यों में यदि, पूर्वोक्त चार प्रकार के मनुष्यों में यदि अधम उदासीन, उदासीन मध्यम और मध्यम उत्तम का संबंध रहे तब भी परस्पर प्रेम एवं स्नेह होता है। अधम उदासीन, उदासीन मध्यम और मध्यम उत्तम का संबंध रहे तब भी परस्पर प्रेम एवं स्नेह होता है। अधम उदासीन, उदासीन मध्यम और मध्यम उत्तम का संबंध रहे तब भी परस्पर प्रेम एवं स्नेह होता है। अगला लिखिए मेलापन विचार। मेलापन विचार।
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यदि वर से कन्या, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि वर से कन्या और स्वामी से सेवक, वर से कन्या और स्वामी से सेवक कम गुणों में रहे तो, कम गुणों में रहे तो परस्पर प्रेम व स्नेह होता है। परस्पर प्रेम व स्नेह होता है। अन्यथा, अन्यथा वर से कन्या और स्वामी से सेवक गुणों में अधिक रहे तो प्रेम व सौहार्द की हानि होती है। प्रेम व सौहार्द की हानि होती है। अगली लाइन में लिखिए, गुणों से जातक भेद विचार। गुणों से जातक भेद विचार। माता पिता जन्म समय और संगति। माता पिता जन्म समय और संगत संसर्ग से, संगत के बाद संसर्ग जो है कोष्टक में लिखना। माता पिता जन्म समय और संगत कोष्टक में संसर्ग, ये उत्तम मध्यम आदि चार गुणों के कारण होते हैं। ये उत्तम मध्यम आदि चार गुणों के कारक होते हैं या कारण होते हैं। इनमें उपरोक्त कारण बलवान होता है। इनमें उपरोक्त कारण बलवान होता है। अतः, नीचे की लाइन में लिखिए, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे यह सिद्ध होता है कि माता, इससे यह सिद्ध होता है कि पिता के गुण बल एक, माता में दो, पिता के गुण बल एक, माता में दो, जन्म समय में तीन और संसर्ग में चार गुण बल होते हैं। संसर्ग में चार गुण बल होते हैं। पिता गुण बल में एक, माता में दो, जन्म समय में तीन और संसर्ग में चार गुण बल होते हैं।
नीचे की लाइन में लिखिएगा जन्म समय में जिस गुण की प्रबलता रहती है, जन्म समय में जिस गुण की प्रबलता रहती है, जन्म समय में जिस गुण की प्रबलता रहती है, वही गुण जातक में होता है, वही गुण जातक में होता है। वही गुण जातक में होता है। अतः जन्म समय का अतः जन्म समय का परीक्षण करके ही फलादेश करना चाहिए। अतः जन्म समय का परीक्षण करके ही फलादेश करना चाहिए। नीचे की लाइन में लिखिए त्रैलोक्य का ईश्वर अविनाशी व्यापक त्रैलोक्य का ईश्वर अविनाशी व्यापक भगवान स्वरूप काल ही त्रैलोक्य का ईश्वर अविनाशी व्यापक भगवान स्वरूप काल ही भगवान स्वरूप काल ही समस्त चराचर का उत्पादक पालक और संहारक होता है। उत्पादक पालक और संहारक होता है। काल ही समस्त चराचर का उत्पादक पालक और संहारक होता है। नीचे की लाइन में लिखिए काल स्वरूप भगवान की त्रिगुणात्मिका शक्ति ही प्रकृति होती है। काल स्वरूप भगवान की त्रिगुणात्मिका शक्ति ही प्रकृति होती है। उस त्रिगुणात्मक शक्ति का अविभाजित अविभाजित अव्यक्त काल भी व्यक्त स्वरूप होते हैं। अविभाजित शक्ति का अविभाजित अविभाजित अव्यक्त काल
त्रिगुणात्मक शक्ति से कहाँ गई? त्रैल कौन सा लिख रहे हैं? काल स्वरूप की त्रैलोक्य का ईश्वर। नहीं, त्रिगुणात्मक शक्ति का अविभाजित काल स्वरूप शुरू भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति ही प्रकृति होती है। उस त्रिगुणात्मक शक्ति का अविभाजित अव्यक्त काल भी व्यक्त रूप होते हैं। अव्यक्त काल भी व्यक्त रूप होते हैं। हो गया। भगवान काल के गुणों के अनुसार क्रमशः भगवान काल के गुणों के अनुसार क्रमशः उत्तम, मध्यम, उदासीन और अधम, ये चार अंग होते हैं। भगवान काल के गुणों के अनुसार क्रमशः भगवान काल के गुणों के अनुसार क्रमशः उत्तम, मध्यम, उदासीन और अधम, ये चार अंग होते हैं। काल स्वरूप भगवान के उत्तम अंग से उत्तम जंतु, चर व अचर। काल स्वरूप भगवान के उत्तम अंग से उत्तम जंतु, चर व अचर। उत्तम जंतु, मध्यम से मध्यम, उदासीन से उदासीन और अधमांग से अधम दृष्टि, अधम अधम की सृष्टि होती है। अधमांग से अधम की सृष्टि होती है। उत्तम अंग काल भगवान का सिर। उत्तम अंग भगवान काल का सिर। मध्यम हाथ व वक्ष। मध्यम हाथ व अक्ष। उदासीन दोनों जंघा। गुरुजी फिर बोल रहे हैं। उदासीन उत्तम अंग काल भगवान का सिर। मध्यम हाथ व वक्ष। हाथ व वक्ष। उदासीन दोनों जंघा। उदासीन दोनों जंघा। अधम दोनों पैर होते हैं।
इस प्रकार गुणभेदानुसार काल के भेद और चर अचर में जाति भेद होता है। इस प्रकार गुण भेदानुसार काल में के भेद और चर अचर में जातिगत भेद होता है। हो गया। लिखिए अरिष्ट ग्रह अरिष्ट ज्ञान। नहीं तो उसको छोड़िए, पहले लिखिए ग्रहों का स्थिर कारक। ग्रहों का स्थिर कारक। सूर्य तन कारक, गुरु धन कारक। सूर्य तन कारक, गुरु धन कारक, मंगल सहज कारक। सूर्य तन कारक, गुरु धन कारक, मंगल सहज कारक। सोम एवं बुध सुख कारक। सोम एवं बुध सुख कारक। सोम एवं बुध सुख कारक। गुरु पुत्र कारक। गुरु पुत्र कारक। गुरु पुत्र कारक। शनि व मंगल शत्रु कारक। शनि व मंगल शत्रु कारक। शुक्र नारी कारक। शुक्र नारी कारक। शनि मृत्यु कारक। शनि मृत्यु कारक। सूर्य एवं गुरु धर्म कारक। सूर्य एवं गुरु धन कारक। गुरु सूर्य बुध एवं शनि राज कारक। गुरु सूर्य बुध एवं शनि राज कारक। गुरु सूर्य बुध एवं शनि राज कारक। गुरु लाभ कारक। गुरु लाभ कारक।
और शनि व्यय कारक है। ये लग्न में स्थिर कारक होते हैं। ये द्वादश भाव के हिसाब से भी आप इनको बैठाया जाता है। द्वादश भाव के हिसाब से ही बताया है हमने आप। ये पहले कक्षा में लिखाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमने आज आप लोगों को फिर से लिखवा दिया। तो जिनको नहीं मालूम है वो लोग जान लीजिए कि प्रथम भाव का जो तन भाव है उसका कारक सूर्य, धन भाव का गुरु, सहज भाव का मंगल, सुख भाव का सोम और बुध, और पुत्र भाव का गुरु, और शत्रु भाव का छठे भाव का मंगल और शनि, सातवें भाव का शुक्र, आठवें भाव मृत्यु भाव का कारक शनि, नवम भाव का सूर्य एवं गुरु धर्म कारक, दसम भाव का गुरु सूर्य बुध एवं शनि राज कारक, एकादश भाव का गुरु लाभ कारक, और द्वादश भाव का शनि व्यय कारक। ये लग्न से स्थिर कारक होते हैं। अब लिखिए ग्रह अरिष्ट ज्ञान। ग्रह अरिष्ट ज्ञान। शुक्र बुध और बृहस्पति। शुक्र बुध और बृहस्पति क्रम से, शुक्र बुध और बृहस्पति क्रम से सातवें, चौथे और पांचवें स्थान में होकर प्रत्येक जातक में अरिष्ट कारक होते हैं। शुक्र, बुध और बृहस्पति क्रम से सातवें, चौथे और पांचवें स्थान में होकर प्रत्येक जातक में अरिष्ट कारक होते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया जिसके तो हैंड राइज कर सकते हैं। शुक्र, बुध और बृहस्पति क्रम से सातवें, चौथे और पांचवें स्थान में होकर प्रत्येक जातक में अरिष्ट कारक होते हैं। सबको समझ में आया ये शब्द कि नहीं समझ में आया? वेरी गुड। लिखिए सूर्य 22 वर्ष में फल देता है। सूर्य 22 वर्ष में फल देता है। चंद्रमा 24 में। सूर्य 22 वर्ष में फल देता है। चंद्रमा 24 में। मंगल 28 में। सूर्य 22 वर्ष में फल देता है। चंद्रमा 24 में। मंगल 28 में। बुध 32 में। बुध 32 में। गुरु 16 में। गुरु 16 में। शुक्र 25 में। शुक्र 25 में। शनि 36 में। शनि 36 में। राहु 42 में।
और केतु 48 वर्ष में फल देता है। सूर्य 22 वर्ष में फल देता है, चंद्रमा 24 में, मंगल 28 में, बुध 32 में, गुरु 16 में, शुक्र 25 में, शनि 36 में, राहु 42 में, केतु 48 वर्ष में फल देता है। हो गया। ठीक। नीचे की लाइन में लिखिए, जो ग्रह अपने घर एवं अपने उच्च में बैठे हों, जो ग्रह अपने घर एवं अपने उच्च में बैठा हो, और जो ग्रह षड़वर्ग से शुद्ध हो, और जो ग्रह षड़वर्ग से शुद्ध हो, जो ग्रह षड़वर्ग से शुद्ध हो, उसी के वर्ष में मनुष्य को निश्चय ही सुख और भाग्योदय मिलता है। उसी के वर्ष में मनुष्य को निश्चय ही सुख और भाग्योदय मिलता है। जो ग्रह अपने घर एवं अपने उच्च में बैठा हो, और जो ग्रह षड़वर्ग से शुद्ध हो, उसी के वर्ष में मनुष्य को निश्चय ही सुख और भाग्योदय मिलता है। हो गया। चलिए लिखिए, ग्रहों के अरिष्ट नाश। ग्रहों के अरिष्ट नाश। बुध राहु के दोषों को विनाश करता है। बुध राहु के दोषों को विनाशता है। बुध राहु दोष को विनाशता है। शनि दोनों के दोषों को हरता है। शनि दोनों के दोषों को हरता है। मंगल चारों के दोषों को दूर करता है। मंगल चारों के दोषों को दूर करता है। गुरु पांचों के दोषों को विनाशता है।
गुरु पांचों के दोषों को विनाशता है। चंद्र पूर्वोक्त छहों ग्रहों के दोषों को हरता है। चंद्र पूर्वोक्त छह ग्रहों के दोषों को हरता है। सूर्य सातों ग्रहों के दोषों को विनाशता है। सूर्य सातों ग्रहों के दोषों को विनाशता है। परंतु सूर्य उत्तरायण में विशेषतः सातों ग्रहों के दोषों को हरता है, हरण करता है। हो गया। हो गया। सर ये लास्ट वाली लाइन एक बार बताइए प्लीज। कहाँ तक? सूर्य सातों ग्रहों के दोषों को विनाशता है, हो गया। हाँ हाँ वो हो गया, उसके बाद की जो परंतु सूर्य उत्तरायण में विशेषतः सातों ग्रहों के दोषों को हरण करता है। उत्तरायण के सूर्य शुद्ध रहे तो सातों ग्रहों के जो है दोषों को हरण करते हैं। ठीक है। जी। लिखिए सूर्यकृत दोष। सूर्यकृत दोष। अग्नि रोग, ज्वर वृद्धि, ज्वर दीपन। अग्नि रोग, ज्वर वृद्धि, ज्वर दीपन, क्षय एवं अतिसार आदि रोगों से तथा अग्नि रोग, ज्वर वृद्धि, ज्वर दीपन, क्षय एवं अतिसार आदि रोगों से तथा तथा राजा देवता ब्राह्मण किन्नरों द्वारा राजा देवता ब्राह्मण किन्नरों द्वारा सूर्य सदा चित्त में दोष करता है। राजा देवता ब्राह्मण किन्नरों द्वारा सूर्य सदा चित्त में दोष को करता है। चंद्रकृत दोष लिखिए, चंद्रकृत दोष। पांडु दोष, जल दोष, कामला दोष,
कांड दोष, जल दोष, कामला, पीनस आदि रोग एवं नारियों द्वारा उत्पन्न रोग कालिका एवं नारियों द्वारा उत्पन्न रोग कालिका देवता और सुवासिनी गणों से चंद्र मनुष्य को व्याकुल करता है। देवता और सुवासिनी गणों से चंद्र मनुष्य को व्याकुल करता है। मंगलकृत दोष लिख लीजिए और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मंगलकृत दोष